अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद से हम सेशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? हाँ जी, वालेकुम सलाम। हुमैरा, कैसा जा रहा है आपका कोर्स? मुझे था कि शायद आपका वो आपने बताया था कि आपका लास्ट मॉड्यूल पे है आप, तो आपका शायद कंप्लीट हो गया हो। मेरा तो कंप्लीट हो गया है। अच्छा। मेरे तो और कोई मॉड्यूल नहीं है, वही बस जितने मॉड्यूल्स थे उतने कंप्लीट हो गए। अब तो फाइनल प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान बना के देना था। और एक तो आपका कितनी ड्यूरेशन का था? आई थिंक इट वाज सिक्स हार्डली अ मंथ्स मंथ। नहीं नहीं, 6 मंथ्स कैसे? अच्छा, आई थॉट इट्स 6 मंथ प्रोग्राम फॉर यू गाइस। नो, आई थिंक इट वाज जस्ट अ मंथ प्रोग्राम। मतलब वो 9 मॉड्यूल्स के बाद कुछ आया नहीं है। उसके बाद एक क्विज, एक असाइनमेंट आई थी। उसके बाद अब बिजनेस प्लान आ गया। यही मैं सोच रही थी कि इट वाज वेरी अब्रप्ट। एकदम बिजनेस प्लान कैसे आ गया व्हेन थिंग्स, अभी तो बहुत चीजें मिसिंग है। आप आपने चेक क्या करते सोचा है किस पे? मैं चेक करता हूँ, बिल्कुल चेक करता हूँ। आपने क्या सोचा है, किस पे बिजनेस प्लान बनाने का सोचा आपने? हैं? बिजनेस प्लान बनाऊंगी एक मल्टी डिफरेंट जो औरतों के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक यूनिट के अंदर रखने के लिए। मतलब अंडर वन रूफ हम, आई वाज प्लानिंग कि मैं उसके ऊपर अपना पूरा बिजनेस प्लान दूं। तो आप वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाह रही हैं हाँ, फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज स्पेसिफिक टू मतलब फीमेल्स ओनली। डिफरेंट लोगों की प्रोडक्ट्स मेरे हम्म। एक मतलब रूफ के अंडर, उनके डिस्प्लेज हों, उनकी चीजें हम्म। हों। ठीक है। आज हम हम्म। फिर आपके थोड़े से बिजनेस मॉडल के मुतालिक डिस्कस करते हैं। आपसे भी सीखने को मिलता है हमें। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ना बिजनेस मॉडल की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। हम्म। तो अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें ना, तो उसमें जो बाज़ दफ़ा लोगों को ये लगता है कि हम बिजनेस मॉडल में ये देखें कि हमने ये चीज़ कहाँ से लेनी है और ये चीज़ हमने कहाँ बेचनी है। हम्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों की ये होती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बिजनेस मॉडल में आपका ये सब चीज़ें भी आती हैं कि आपने ये दो चीज़ें तो आती हैं कि आपने कहाँ से लेनी है और कहाँ बेचनी है। इसके अलावा यानी कि हम्म। जिससे आप लेना चाह रहे हैं, उसके अलावा और कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप बिल- लेना चाह रहे हैं। आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स कैसे ला सकते हैं, उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कैसे आप ला सकते हैं। जिनको आप हम्म। बेचने का भी सोच रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप बेच सकते हैं। अगर आप ऑन स्टोर बेचना चाह रहे हैं फिलहाल, तो उसके बाद कल को आप ऑनलाइन कहाँ कहाँ बेच सकते हैं। अगर आप फिलहाल ऑनलाइन बेचने का सोच रहे हैं, तो क्या कल को आप किसी फ्रेंचाइज बना के बेचने का सोच सकते हैं। फिर आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे विद योर एम्प्लॉयज, with your suppliers, with your manufacturers, with your distributors, with your customers, with हम्म। your middle पार्टी, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो किस तरह चलेंगे, वो किस बेसिस पे होंगे। आपका जो हम्म। कस्टमर को जब आपने डील करना है, तो कस्टमर फेसिंग एंड जो आपका होगा, क्या आप डायरेक्ट टू कस्टमर्स आप बेचोगे प्रोडक्ट को, या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर हम्म। के थ्रू बेचोगे, या आप रिटेलर के थ्रू बेचोगे, आप ब्रिक और मॉर्टर स्टोर के थ्रू बेचोगे, हम्म। कि आप ऑनलाइन बेचोगे। अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन, रिटेल शॉप बनाऊंगी ना, ठीक है। और उनकी फिर प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट, जो लेडीज जिनको मैं जानती हूँ, हम्म। जो घर बैठ के प्रोडक्ट्स अपनी बना रही होती हैं, उनके पास कोई डिस्प्ले की जगह नहीं होती है, कोई ठीक ऐसा है। सोशल सर्कल नहीं होता जिसमें वो प्रोजेक्ट हम्म। कर सकें। तो उनको वो प्लेटफॉर्म दूंगी ना। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। तो फिर उसका ये है कि उनकी क्वालिटी, मतलब उसकी फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फिर उनकी क्वालिटी, फिर उनकी प्राइसिंग, फिर इस तरह फिर एक टीम तो होगी जिसमें एक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर होगा साथ, वही मार्केटिंग भी साथ, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लेगा। तो और फिर एक लड़की जो हैंडल करेगी कि कौन किसकी सेल कहाँ हो रही है, किसकी चीजें कहाँ जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने सोचा हुआ है। बिजनेस मॉडल में नॉर्मल ये चीज होती है कि आपकी की पार्टनरशिप्स क्या हैं। की हम्म। पार्टनरशिप्स में यही चीजें आ जाती हैं कि आपके वेंडर्स कौन से हैं, आप अपना रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो। अगर आपके कोई डिजिटल पार्टनर्स हैं, तो आपके वो कौन से आ जाएंगे। फिर उसके अलावा की एक्टिविटीज आ जाती हैं, जिसमें की एक्टिविटीज में आपका
आपकी, जिस तरह आपने बात की, आप डिफरेंट खवातीन जिनसे बनवा रही होंगी प्रोडक्ट, जो बना रही होंगी, उनके साथ आपका लाइजॉन कैसे होगा। आप जिस अपनी जो टीम रखने का सोच रही हैं, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लोग, उनके साथ आपका लाइजॉन कैसे होगा। जो आपके हम्म, अगर कोई और वेंडर्स होंगे तो उनके साथ आप कैसे चलेंगे। फिर उसमें आपको कौन कौन से की रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उनके रोल्स क्या होंगे, उनकी जेडीज क्या होंगी, उनको रिवॉर्ड्स मैकेनिज्म क्या होगा उनका। फिर आप, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगी अपनी ऑडियंस को। जो एग्जिस्टिंग गैप है, वो किस एग्जिस्टिंग गैप को आप फिल करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर हम्म, उसमें आपके अलावा चैनल आ जाएगा कि आप किस चैनल के थ्रू बेचना चाह रहे हो। आप जिस तरह आपने बताया आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो। फिर आपके कस्टमर रिलेशनशिप को आप कैसे मेंटेन करोगे। आपकी जो कंप्लेंट्स आएंगी, जो क्यूरीज आएंगी। फिर आपका हम्म, फाइनेंशियल आ जाएंगे। आप पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, आपने उसको किस तरह डिवाइड किया हुआ है, आपका शेयरिंग मैकेनिज्म क्या है, कि आपने कितने परसेंट उन खवातीन को देना है, कितने परसेंट आपने अपने पास रखना है, कितने परसेंट आपको उस मार्केट प्लेस की इनोवेशन पे इन्वेस्ट होना है। आप किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करोगे। फिर रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपकी क्या क्या आ सकती हैं उसमें। क्या आप डायरेक्ट उन प्रोडक्ट की सेलिंग से आप वो रेवेन्यू कमा रहे होगे, या आप मे बी उस मार्केट प्लेस पे कुछ एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, एड चला रहे हो, जिसके थ्रू भी आपको पेमेंट आ रही हो। मे बी कुछ आपको स्पॉन्सर्स आ रहे हो, मे बी कुछ ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो। तो इस तरह के आप रेवेन्यू स्ट्रीम्स के ऊपर आप काम करते हो। अब जिस तरह एक जो अगर आपको पता हो, आइडिया हो, जो हम लोगों को अक्सर एक मॉडल पढ़ाया जाता है डेल का। ये जो डेल ने अपने जो सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया। नॉर्मली जो आपका कंप्यूटर्स बाइंग का प्रोसेस हुआ करता था, वो ये हुआ करता था कि जो डिफरेंट कंपनीज होती थी, वो लेट्स सपोज एचपी होता था या आईबीएम होता था, वो डिमांड फोरकास्ट करते थे कि जी हमें लगता है कि इस साल में 2000 में, 2001 में या 2002 में हमें 50 कंप्यूटर्स या हमें 100 कंप्यूटर्स का जो है हमें डिमांड आएगी हमें। ठीक है, हम्म, फोरकास्ट करते थे डिमांड को। उसके अकॉर्डिंग वो जो अपने सप्लायर्स थे उनसे अपने कंपोनेंट्स, पार्ट्स वगैरह मंगवा लेते थे। उसके बाद से वो उनको असेंबल किया करते थे, फिर उनको पीसीस को वो वेयर हाउसेज में स्टोर कर लिया करते थे। वेयर हाउसेज में स्टोर होने के बाद से वो, उसके बाद से वो रिटेलर्स को शिप होते थे। फिर वो रिटेलर्स की दुकानों में पड़े रहते थे जब तक कि कोई कस्टमर आके उनको परचेज नहीं करता था। डेल ने सारे सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। डेल ने कहा जी आपने लेना है सिस्टम, आपको कोई जरूरत नहीं है आप किसी दुकान पे जाएं, आपने हमारे इस हम्म। फोन फोन नंबर पे कॉल करनी है और आपने हमें अपना ऑर्डर बताना है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट परचेज हो गया ना। जब लोगों ने उसको ऑर्डर बताया तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने मैन्युफैक्चरर से वो कंपोनेंट्स मंगवाए, उनको असेंबल हम्म, किया और उन्होंने उनको फेडेक्स के थ्रू, यूपीएस के थ्रू उन्होंने भिजवा दिया। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ फायदे क्या हुए इनको। एक तो उन्होंने जितने बीच में से मिडल मैन को कम कर दिया, उतना उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, और दूसरी सेंस में उतना उनके कस्टमर तक चीज सस्ती पहुंची। हाँ, कॉस्ट सेव कर ली ना उन्होंने। ठीक है, अब जितने आप बीच में पर्सन ऐड करते जाओगे, हर किसी ने अपना अपना कोई ना कोई शेयर रखना है। ठीक है, अब अगर आप 4 बंदे डालोगे, वो 2-2% भी रखें अपना शेयर, तो वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एज कम्पेयर टू आप डायरेक्ट जा रहे होगे तो आपकी कॉस्ट कटिंग भी होगी, आप वो एडवांटेज जो है आप कस्टमर को पास ऑन कर पाओगे। फिर जब आप डायरेक्ट कस्टमर को डील कर रहे होते हो तो आपको डायरेक्ट कस्टमर का फीडबैक आ रहा होता है। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को इनोवेट कर पाते हो, उसके अंदर चेंजेस ला पाते हो। आप कस्टमर की साइकी को समझ के अपनी प्रोडक्ट को अडेप्ट कर पाते हो। अदरवाइज आपका जो आप हमेशा अगर रिटेलर से रिस्पॉन्स लोगे तो रिटेलर आपको अपने मसले बताएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपने मसले बताएगा कि जी प्रोडक्ट नहीं बिकती, प्रोडक्ट नहीं बिकती। प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकती, वो आपको पता चलेगा आपके एंड कस्टमर से कि जी प्रोडक्ट आपका क्यों कस्टमर हम्म, नहीं ले रहा। हम्म। तो फिर मार्केट सर्वे, फिर तो मार्केट सर्वे कराना पड़ेगा ना कि मार्केट सर्वे ये। बिल्कुल करवाना पड़ेगा। हाँ, कोई भी ना, किसी भी आप मार्केट में चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट लेके चले जाओ, कोई स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री का। हाँ ये जरूर होता है कि कुछ बिजनेस मॉडल जो होते हैं वो प्री डोमिनेट कर रहे होते हैं मार्केट में, वो सस्टेन कर गए होते हैं विद दैट पैसेज ऑफ टाइम। और जो जो मॉडल्स कामयाब नहीं हो पाते, वो खत्म हो जाती हैं, लोग उनको अडॉप्ट नहीं करते। तो हमें ये लगता है कि जी
ये वाला बिजनेस मॉडल जो है कामयाब बिजनेस मॉडल है, जैसे डेल ने किया, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने किया। लेकिन इसके अलावा अगर देखो तो हमेशा एक इनोवेशन की गुंजाइश मौजूद होती है कभी भी किसी बिजनेस मॉडल में। अब जैसा कोविड आया, आपके जितने भी ब्रिक्स ओनली स्टोर थे सारे क्लिक ओनली पे चले गए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि आपकी दुनिया इतनी ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग के ऊपर चली जाएगी। तो उन्होंने उस तरफ सारे बिजनेस मॉडल्स को इंगेज उस तरह किया हुआ था, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के मॉडल पे। लेकिन अब कोविड ने बताया हमें कि यार इस तरफ भी एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर हम उसको टैप करें तो उसको हम बड़ा यूज़ कर सकते हैं। फिर जो आपकी वैल्यू चेन है आपके पूरे प्रोसेस की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, जो बंदा अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उस वैल्यू चेन क्या है कि आपका स्टार्टिंग से लेके आपकी जो प्रोडक्ट की कह लें कि रॉ मटेरियल से लेके आपका एंड कस्टमर तक, उसमें आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स आ रही है, आपके उसमें लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं, उसमें आपके ऑपरेशंस आ रहे हैं, आपके उसमें अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर आ रहा है, अपनी एचआर की पॉलिसीज आ रही हैं, आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है, आपकी डीलिंग्स आ रही है, सारे आपकी वैल्यू चेन आ रही है। अब इसमें हर बंदे की कोशिश होती है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो कहता है कि जी मैं अपनी जो वैल्यू चेन है मैं उसको एफिशिएंट बनाऊं, मैं उसको बाकियों की निस्बत बेहतर बनाऊं ताकि मैं बाकी लोगों के ऊपर एज लेके जा सकूं। अब वो क्या कर सकता है, वो या तो वो किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में जाके बेहतरी ला सकता है। लेट्स सपोज वो कहता है यार मैं मार्केटिंग एंड सेल्स को हिट करूंगा, मैं इसमें से इस पे फोकस करूंगा, मैं चीज़ों को बेहतर बनाऊंगा। या वो क्या कर सकता है कि जब आपका जो इंटरफेस होता है आपके दो वैल्यू चेन्स के दो कंपोनेंट्स का, लेट्स सपोज आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी शिफ्ट होकर आ रही है सेल्स की तरफ, आप जो उसके बीच का गैप होता है उस गैप को आप एफिशिएंट बना सकते हो। आप कहते हो कि जी जो हमारे वेयर हाउस लेट्स सपोज एक है, एक बड़ा वेयर हाउस हमने रखा हुआ है लाहौर में, और उससे सामान सारा जाता है, मुल्तान भी जाता है, कराची भी जाता है, इस्लामाबाद भी जाता है। तो क्या बता हम उससे तरह के तीन छोटे छोटे वेयर हाउस बना दें, एक मुल्तान में बना दें, कराची में बना दें, तो वहां से आपकी डिसबर्समेंट ईजी हो जाए। तो आप उन चीज़ों को, आप जो मिडल गैप्स होते हैं उन वैल्यू चेन्स के पॉइंट्स के दरमियान, आप उनको आइडेंटिफाई करने की, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। फिर आप देखते हो कि जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोडक्ट तो आप बेच रहे हो कपड़े की, लेकिन उसके अलावा आपकी ह्यूमन रिसोर्स भी आपको लिंक हो रही है, आपको फाइनेंशियल भी लिंक हो रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली लगता है कि यार इसका मेरी प्रोडक्ट सेलिंग से कोई लिंक नहीं है, लेकिन बैक एंड पे उसका बहुत ज़्यादा लिंक होता है कि उसी ह्यूमन रिसोर्स ने, उसी आपके कॉल सेंटर के बंदे ने उसके आपके क्लाइंट को डील करना है, फैसिलिटेट करना है, उसकी क्यूरीज को सुनना है, उसकी मसले मसाइल को सॉल्व करना है। उसी डिज़ाइनर ने आपकी ब्रांड की उसकी कैंपेन को डिज़ाइन करना है। तो वो मे बी डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्ट क्वालिटी से लिंक ना हो, मगर आपके ओवरऑल बिजनेस मॉडल से उसका लिंक होता है। तो उन सपोर्ट एक्टिविटीज़ को भी माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें ना कि कोई भी जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं नॉर्मली फेल क्यों हो जाते हैं, उनकी मेन दो रीजंस होती हैं। या तो एक इकोनॉमिक रीजन होती है और एक रीजन होती है आपकी कि वो कस्टमर को समझ नहीं पाते, काम देखना मिस करें तो मिसरेड करते हैं आपके कस्टमर की नीड्स को। दूसरा इकोनॉमिक्स, जिससे हम बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं कि जी शुरू में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद से उनको उस तरह प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, उनको समझ नहीं आता और वो उसको आ, बंद करना पड़ जाता है उनको। अब अगर हम बिजनेस मॉडल के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें आपके चार पार्ट हो सकते हैं। आपकी कोर स्ट्रेटेजी हो सकती है उसके अंदर, जिसमें आपका आ सकता है कि जी आपका बिजनेस का मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी प्रोडक्ट की क्या फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी मार्केट क्या है, आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हो अपनी मार्केट को, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में। फिर आपके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज आ सकते हैं कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपके कंपेटिटर्स में एज दे रही हैं, आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। या क्या पता आपका जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, वो ऐसा हो कि जो बाकी दूसरे आपके मुकाबले के लोग हैं उनके पास ना हो। या मे बी आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी यूनिक हो जो कि किसी दूसरे के पास ना हो। तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में फोकस कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज मैंने प्रोडक्ट क्वालिटी पे ही खेलना है। नहीं, मे बी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी तो बाकी ब्रांड्स की तरह ही हो, लेकिन आप कस्टमर रिलेशनशिप में अपना जोर लगा के वहां से आप अपने कस्टमर ज़्यादा बना जाओ। ठीक है।
क्या पता आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेयर हाउसिंग है उसकी कॉस्ट कटिंग करके अपना वहां से कॉस्ट बचा के वहां से अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सको। तो उन कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका स्ट्रेटेजिक एसेट्स में भी यही चीज़ें आ जाएंगी कि जो आपकी चीज़ें जो कि आपके प्लस पॉइंट्स हैं, आपके कह लें पावर पॉइंट्स हैं जिन पे आप प्ले कर सकते हो। फिर आपकी पार्टनरशिप्स क्या है। पार्टनरशिप्स में क्या आ जाता है कि आपके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे है। आप क्या उनको कोई गिव बैक कर रहे हो, उनका भी कोई फायदा हो रहा है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट क्या आप उनकी कोई ट्रेनिंग्स करवा रहे हो, क्या उनकी कोई एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने की वो गाइडलाइंस दे रहे हो। कि क्योंकि आप कस्टमर फेसिंग एंड पे हो, कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है। तो क्या पता आप सप्लायर्स को कहो कि यार जो आपने मुझे कपड़े बना के देते हो, अब मुझे लगता है कि जो कस्टमर की जो नीड है वो चेंज हो रही है और कस्टमर को इस तरह का नहीं इस तरह का कपड़ा चाहिए। तो आप जो है अपने कपड़े के प्रोसेसेस को चेंज करके इस तरह कर दें और मुझे इस तरह की न्यू नीड के अकॉर्डिंग अपना कपड़ा बना के दे दें। तो आप सप्लायर का भी कहीं ना कहीं फायदा कर रहे हो कि उसको जो हम्म, मार्केट रिसर्च करनी पड़नी थी वो आपकी वजह से वो नहीं करनी यहाँ पड़ रही। से हो रही है। क्योंकि आप उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, आप उसके साथ पार्टनरशिप मॉडल पे चल रहे हो। अब जब मैकडोनल्ड्स ने बिजनेस अपना स्टार्ट किया तो उसने जो जहाँ से वो आलू लिया करते थे, अब मैकडोनल्ड्स के एसओपी बड़े स्ट्रिक्ट है, उनको उनको चाहिए कि जी हमने इस नस्ल का आलू चाहिए, उसके अंदर इतने परसेंट स्टार्च हो, उसके अंदर इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट हो, उसका वाटर कंटेंट लेवल इतना हो। अब जो वहाँ के फार्मर्स थे उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस तरह की डिमांड्स को पूरा कर पाते। तो मैकडोनल्ड्स ने उनकी ट्रेनिंग शुरू की, मैकडोनल्ड्स ने उनको इक्विपमेंट देना शुरू किया, उनको वो चीज़ें सिखाना शुरू की, ट्रेनिंग प्रोग्राम की सप्लायर्स के। उससे क्या हुआ, ना सिर्फ उनकी फसल इंक्रीज हुई, ना सिर्फ उनकी क्वालिटी बेहतर हुई, उनका रेवेन्यू बढ़ा, उनकी इनकम बढ़ी। जब उनकी इनकम बढ़ी तो उनकी लॉयल्टी बढ़ी टुवर्ड्स मैकडोनल्ड्स कि यार हमने इसने जो हमें चीज़ सिखाई है उससे ना सिर्फ हम मैकडोनल्ड्स को बेच पा रहे हैं, हम और भी 4 ब्रांड्स को बेच पा रहे हैं। तो इससे हमें फायदा हो रहा है। फिर आपके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स आपके हो सकते हैं कि मे बी आपके कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पार्टनर्स हो, मे बी आपने अपनी जो सेल्स नेटवर्क है वो आपने आउटसोर्स किया हो, मे बी अपने आपने मार्केटिंग कैंपेन किसी का आउटसोर्स की हो, या मे बी आपने जैसा फोटोग्राफर की बात की तो आप जिसको फोटोग्राफी करवा रहे हो जिस बंदे से, या जिस बंदे से डिजाइनिंग करवा रहे हो, वो भी आपका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है जो कि आपको जिसको अगर आप उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो आपके बिजनेस को फायदा दे सकता है। फिर आपका कस्टमर इंटरफेस के जो आपका टारगेट कस्टमर है उसकी क्या नीड है, उसको आपने किस तरह सेगमेंट में क्लासीफाई किया हुआ है, किस तरह आप उसको हिट करने का सोच रहे हो। और आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। अब आपने जिस तरह देखा होगा कि जो बोनस वाली है, बोनस जो सर्फ है, बोनस हमेशा अपने आप को टारगेट करता है टुवर्ड्स लोअर मिडिल क्लास लोगों की। तो आपको बोनस की एड में कभी भी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आएगी, आपको हमेशा एक गरीब छोटा सा घर नजर आएगा जो कि एक सिंगल नौकरी पेशा छोटा सा बंदा है या कोई किसान है जिसके ऊपर चाय शाय गिर गई जिसके कपड़ों के ऊपर, और वो काम शाम कर रहा है, उसके कपड़े गंदे हो गए। एज कम्पेयर टू एरियल सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल के ऐड में आपको नजर आएगा एक बहुत बड़ा घर है, अच्छा सा किचन है, अच्छा सा लाउंज है, बच्चा उनका फुटबॉल खेल रहा है, बड़ी गाड़ी है उनके पास, और उनके कपड़े गंदे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो टारगेट मार्केट है, उनकी जो सेगमेंट को वो हिट करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बोनस। तो अगर बोनस वाले अपनी सारी एड्स में अच्छा कर दिखा दें या सर्फ एक्सेल वाले अपनी सारी एड्स में किसान को दिखा दें तो वो उनकी टारगेट मार्केट के साथ रेजोनेट नहीं कर पाएगा, तो उनको फायदा नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा उनका आइडिया। उनकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, जितने मर्जी वो उसके फीचर्स को अच्छे से कन्वे कर दें, वो उनका बिजनेस प्लान जो होगा, बिजनेस मॉडल जो होगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। फिर आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। प्राइसिंग आप किस तरह चार्ज करोगे, किस बेसिस पे चार्ज कर रहे होगे। अब जिस तरह आता है कि जी आप बिड टैक्स चार्ज कर रहे होगे, उनको कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे होगे, कोई 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्रोडक्ट 50% ऑफ दे रहे होगे, आपकी हाँ, प्राइसिंग या स्ट्रक्चर क्या सीजनल होगा। जैसे कि गुड फ्राइडे की चीजें प्रमोशनल, बिल्कुल, आप आज 11 ऐसा कर 11 की देते हो
कि 2000 रुपीज़ की परचेज से ऊपर आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। हाँ आप इस तरह जी, की हाँ चीज़ें जी। कर लेते हो, अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करवा लेते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप आ, करते रहते हो साथ साथ। फिर आप जब आपकी जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि आपकी जो कोर स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो आपकी बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन की हमने बात की थी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह आप डिफरेंशिएट करवा सकते हो। या तो आप उनको डिफरेंशिएट करवा सकते हो प्राइस के ऊपर, क्या आपकी जो प्रोडक्ट हो वो दूसरे बंदे की जो आपको कंपेटिटर है उससे उसकी प्राइस कम हो। एक ये बड़ा मेजर, इसको कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट हो बड़ी नीश प्रोडक्ट हो, ऐसी प्रोडक्ट हो ही ना, या अगर हो तो बहुत लिमिटेड हो, 2 से 3 हो। ठीक है, जैसा गाड़ी है, जैसा रोल्स रॉयस है, बड़ी ही प्रीमियम गाड़ी है, बड़ी सुपर लग्जरी कार है। या जैसा फरारी है, बड़ी स्पोर्ट्स कार के नीश में फॉल करती है, इतनी ज्यादा उसमें वो कॉस्ट लीडरशिप की बात करें, मेहरान या ये न्यू ऑल्टो, बड़ी बजट फ्रेंडली गाड़ी, सबसे सस्ती गाड़ी है। या तीसरी कैटेगरी हो सकती है आपकी इनोवेटिव गाड़ी, इनोवेशन। इनोवेटिव गाड़ी क्या हो सकती है कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई आपकी कोई हाइब्रिड व्हीकल है, ये एसयूवी में आपकी जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ऐसी गाड़ी जिसकी चार्जिंग जो है, जिसकी माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिफरेंट लोग। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स से आप अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को आप डिफ्रेंशिएट करवा सकते हो, कॉस्ट लीडरशिप पे करवा सकते हो, स्पेसिफिक किसी नीश में फॉल करके करवा सकते हो, या उसके अंदर कोई इनोवेशंस ला के करवा सकते हो। अगर हम उसके अलावा बात करें, हम जो हमने बात की थी हमने कोर कॉम्पिटेंसीज की, कोर कॉम्पिटेंसीज में क्या चीज़ें आ सकती हैं? कोर कॉम्पिटेंसीज में आ सकती है कि जो हमारा लेट्स सपोज जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कितना एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितनी स्किल्ड है, या कितनी यूनिक उनके पास कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं। जो हमारी मशीन्स हैं वो लेट्स सपोज अगर कपड़ा बनाने की मशीन है तो वो जो सिलाई करती है वो कितनी अ, अच्छी सिलाई करती है, कितनी बारीक सीती है, कितना पक्का वो सीती है। ये भी एक हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है कि लेट्स सपोज वो मशीन और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। या हमारा जो लेबर है वो कितना सफाई से काम करता है। ये सब चीज़ें आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज में आ जाती हैं, आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स में आ जाती हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आपका बड़ा गौर करते हैं आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज में, क्योंकि जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं ना वो एक्वायर की जा सकती हैं। लेट्स सपोज आपका जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल एक्वायर हो सकता है, आपकी मार्केटिंग में बेतहाशा पैसा लगाया जा सकता है, आपके सप्लायर्स को ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो कोर कोर कॉम्पिटेंसीज है ना, जो आपका फाउंडर का माइंडसेट है, जो फाउंडर का विजन है, या फाउंडर का जो माइंड में उसके जो कह लें कि जो उसका स्किल है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उस चीज़ को जो है ना इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं। वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, जो कि मे बी जो आप में हो वो किसी और में ना हो, जो किसी और में हो वो आपके अंदर फॉल ना कर रही हो। फिर जब हमने सप्लायर्स की बात की या हमने डिफरेंट पार्टनर्स की बात की, तो मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दी, जैसा मैकडॉनल्ड्स वगैरह। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो अक्सर हम लोगों ने सुना होगा जेबी हो जाते हैं, जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं। कुछ कंपनीज क्या होती हैं अपनी कैपेबिलिटीज को दूसरी कंपनीज के साथ कैपेबिलिटीज को मिला लेती हैं। वो देखती हैं कि जी ये रिसोर्सेज, ये कैपेबिलिटीज हमारे पास तो अवेलेबल हैं, लेकिन इसके थोड़े से ऐसे रिसोर्सेज या कोई ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, फलाना कंपनी के साथ हम जेवी कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम दोनों की कैपेबिलिटीज कंबाइन हो जाएंगी और हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। लेट्स सपोज आपके अगर हम बिजनेस की एग्जांपल लें, तो आप कहती जो जो खवातीन जिनको प्रोडक्ट तो वो बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो उसको प्रोजेक्ट कर सकें, जहाँ उसको बेच सकें, तो आप उनके साथ जेवी कर लेती हो कि जी प्रोडक्ट आपकी होगी, स्किल्स आपके होंगे, और मेरे एंड से आपको मिलेगी मार्केटिंग, मिलेगी ह्यूमन रिसोर्स मिलेगी, उसकी मैनेजमेंट साइड जो है वो मैं देखूंगी। इसमें आप जेवी भी कर सकते हो, आप डिफरेंट नेटवर्क्स का हिस्सा बन सकते हो। अब जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं वो भी इसी तरह के कह लें कि पार्टनरशिप्स का पार्ट होती हैं। जैसे कि आपकी ये एसोसिएशंस होती हैं डिफरेंट, सोने की लेट्स सपोज होती हैं, सराफा मार्केट की, कि जी हमने जो ये सोना है
ये हमने इतने का बेचना है, रेटिंग डिसाइड हो गया, सबने पूरी हमारी मार्केट के एसोसिएशन ने डिसाइड कर लिया कि जी इतने का करना है। तो आप इसका फायदा क्या होता है कि जी कोई आपको बंदा बीच में दो नंबरी नहीं करता, एक तो दूसरी बात ये कि रेट्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो इस तरह डिफरेंट पार्टनरशिप्स के डिफरेंट फायदे होते हैं आपको, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट बिजनेसेस में आपको मिलते हैं। अच्छा यार, मेरे बच्चे बुला रहे हैं, तो अब ये कितनी क्लास हमारी रह गई है? हमारी 10 मिनट की रहती है, आप प्लीज चल लीजिए, आप रिकॉर्डिंग सेशन में लास्ट 10 मिनट्स देख लीजिएगा। चले, थैंक यू शयान। यो वेलकम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर अगर हम बात करें अपने कस्टमर साइड की, टारगेट कस्टमर साइड की, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा कस्टमर इंटरफेस है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं। उसमें हमारे टारगेट कस्टमर आते हैं, हमारे उसमें प्राइसिंग मॉडल आता है, हमारा उसमें आता है कि हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे। अब अगर हम टारगेट मार्केट की बात करें, तो अब टारगेट मार्केट में हमने देखना है कि हम किस बंदे को बेचना चाह रहे हैं, उस बंदे की डेमोग्राफिक्स क्या है, उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी नीड क्या है, उसको क्या चीज़ चाहिए, वो उसको जो चीज़ चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए और किस तरह चाहिए, किस तरह चाहिए, उसको किस प्राइस में चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, और उसके बाद से वो उसको कैसे रिएक्ट करेगा। इन सब चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर हम टारगेट मार्केट की बात करते हैं। टारगेट मार्केट को हम डिफरेंट तरीकों से सेगमेंट कर सकते हैं। उनको हम एक तो हम सेगमेंट कर ही रहे हैं कि उनकी नीड नीड क्या है, किस तरह यूज करें। उसके अलावा हम उनको इस तरह भी कर सकते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट को परसीव कैसे करते हैं, हमारी प्रोडक्ट उनकी कौन कौन सी ज़रूरतों को पूरी करती है, उनकी कौन कौन सी ज़रूरतों को किस तरह पूरी करती है। इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचेगी किस तरह, ठीक है, उसकी फुलफिलमेंट कैसे होगी। आइदर हम डायरेक्ट कस्टमर को जाके बेचेंगे, डायरेक्ट चैनल के थ्रू बेचेंगे, आइदर हम कोई रिटेलर्स के थ्रू बेचेंगे, आइदर हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, डिसाइड करेंगे और वो हमारे एंड से बेचा करेगा। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी। फिर आपकी कस्टमर सपोर्ट कौन दिया करेगा, जो क्यूरीज होंगी, जो मसले मसाइल होंगे हमारे कस्टमर्स के, उनको कौन सॉल्व करेगा। हमारी जो चीज़ें वापस आ रही होंगी कस्टमर से इन केस, उन चीज़ों को हम किस तरह रेक्टिफाई करेंगे, उन क्लाइंट्स को क्या हम कोई डिस्काउंट देंगे, कोई किस तरह डील करेंगे, वो सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। प्राइसिंग स्ट्रक्चर, प्राइसिंग स्ट्रक्चर में भाई जो हम जिस टारगेट मार्केट में जा रहे हैं, क्या जो हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो उसके अकॉर्डिंग भी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि जी हम लोग तो जिस टारगेट मार्केट को इतना चाह रहे हो वो तो बड़ा लो क्लास हो, वो इतना अफोर्ड ही ना करती हो, उसके बाद इतना ऐसा ना हो कि हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें और हम उस की प्रोडक्ट की मार्केटिंग है वो सारी उस पर फोकस की। तो हमारे जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसको इन लाइन होना विद आवर टारगेट मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी जो प्रॉफिट होगी तो नो डाउट तो उससे जितने मर्जी फीचर्स हो जाए, उसके जितनी मर्जी अ, अच्छी हम उसकी मार्केटिंग कर लें, जितनी अच्छी मर्जी उसकी सेल्स स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन अगर वो उसकी प्राइसिंग इन लाइन विद आवर टारगेट मार्केट नहीं है, तब वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो हमारा जो कस्टमर है उसको, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो हमारी उसने प्रोडक्ट ले ली, अब प्रोडक्ट लेने के बाद उसका आफ्टर रिस्पॉन्स क्या है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी प्रोडक्ट को लेके वो पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई। अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसमें क्या गैप्स थे, क्या फ्लॉज थे, जो फ्लॉज आए क्या वो हमारे एंड से फ्लॉज आए, क्या हमारी प्रोडक्ट के कोई ऐसे फीचर्स थे, या मे बी हमारी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी हो, लेकिन लेट्स सपोज हमने एक बात की, हमने आइसक्रीम की। अब आइसक्रीम जो है हमारी वो बहुत अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, खालिश मीट से बनी हुई है, लेकिन जब हमारे कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंची तो जो हमारा दुकानदार था उसका फ्रिज ऑफ था, और जब वो पहुंची तो वो मेल्ट हो चुकी थी हमारी आइसक्रीम। अब जब मेल्ट हो चुकी हुई थी तो हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आई, कस्टमर ने रिव्यू दे दिया कि आपकी आइसक्रीम नहीं अच्छी। अब जब हमने इसका एनालिसिस किया, हमने इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, पता चला यार हमारी प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं था, हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो जिस तरह जिस कंडीशन में हमारे
कस्टमर तक पहुंची, उसकी वजह से उस कस्टमर का परसेप्शन, उसका वो रिस्पॉन्स चेंज हो गया। तो इस तरह हमने उसको आइडेंटिफाई किया। अब लेट्स सपोज हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, अब उस कपड़े वाले ने हमें हमारे 3 डिफरेंट ब्रांड्स को दिखाया, उसमें से एक ब्रांड हमारा भी था, लेकिन जो बाकी 2 ब्रांड्स हैं उनको उसने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया, उनके फीचर बड़े अच्छे से बताए, और कस्टमर को उस दुकानदार ने थोड़ा सा पुश किया कि वो दूसरे वाले ब्रांड पे ले, और हमारा ब्रांड एक्चुअली नहीं बिका। अब हमें ये लग रहा है कि हमारा ब्रांड नहीं बिक रहा, उसमें क्या मसला है, हमारी प्रोडक्ट भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी, सारा कुछ अच्छा है। तब अब हमने इसमें क्या देखा कि जो आपका सेलिंग पर्सन है, जो आपका रिटेल वाला बंदा है, उसका बड़ा इसमें स्टेज शामिल है, वो किस तरह हमारे प्रोडक्ट फीचर्स को हमारे कस्टमर तक प्रेजेंट करते ही बड़ा मैटर करते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत मैटर करते हैं। तो पूरी वैल्यू चेन को समझना बिजनेस की, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट उसके पार्ट्स को ब्रेक डाउन करना, हर पार्ट को इंडिविजुअल लेवल पे जान स्टडी करना, एग्जामिन करना, और उसको समझना, और उसके डिफरेंट प्लान बनाना कि अच्छा मैं इस चीज को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सब एक पूरे बिजनेस प्लान का हिस्सा है। अगर हम उस बिजनेस प्लान को, बिजनेस को हल नहीं कर पाएंगे, अगर उसको पूरी हम ओवरऑल कंप्लीट नहीं करेंगे, हम जस्ट एक पार्ट में फोकस करेंगे कि हमें चीज लेनी है, चीज बेचनी है, हमारा बिजनेस कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये चीजें कभी भी सालोस में नहीं करती, कि पूरा ओवरऑल हारमोनी जब तक इनमें नहीं होगी, आपके फाइनेंस में, आपके ह्यूमन रिसोर्स में, आपकी मार्केटिंग में, आपकी सेल्स में, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में, आपकी प्रोडक्शन में, तब तक जब तक हारमोनी नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, तब तक आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं चला पाओगे, तब तक आप एक अच्छा ब्रांड नहीं बन पाओगे, जब तक आपके अंदर इन सब चीजों के अंदर हारमोनी नहीं होगी, कोलैबोरेशन नहीं होगा। तो आज का सेशन जो है हमारा, वो बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग था। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो बिजनेस प्लान से रिलेटेड, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।